Hi, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I am Dr. Mukesh Parik. This is your first video on literary criticism and uh, literary criticism after World War. Second, literary theory and literary criticism after World Wars. First. तो इसमें मैंने क्या किया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 9 सितंबर को जिनका एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये फॉर एवर यूट्यूब पे रहने वाले हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने दो चीजें शामिल की है जो अभी इन दिनों ऑफलाइन क्लास चल रही है हमारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें हम लोग प्रोसोडी और रेटोरिक्स डिस्कस कर रहे थे, मैंने उसमें उसके भी क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है। अब पेनॉप्टिसिज्म इज द टाइटल ऑफ ये 3-4 साल जैसे 9, 10, 11, 12, 13 में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, जून और दिसंबर दोनों में। पेनॉप्टिसिज्म इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन विच वेल नोन बुक बाय मिशेल फुको, है ना। अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन बनाते वक्त इनसे थोड़ी गलती हो गई है, या शायद मैंने इसको टाइप करने में गलती कर दी। मिशेल फुको का नाम आ ही गया है ना। और इसके अंदर बुक तो आपको पता ही है मिशेल फुको की दी हुई है, तो आंसर मिशेल फुको है, तो बताने की जरूरत नहीं। तो डिस्कस करने लायक चीज क्या है? पेनॉप्टिसिज्म। ठीक है। अब पेनॉप्टिसिज्म क्या होता है? देखो, एक वर्ड है पैन प्लस ऑप्टिक्स, तो आप इसे इस वर्ड को समझ सकते हो। इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो ये जो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हाउ गवर्नमेंट्स जो है वो कंट्रोल करती हैं सिटीजन्स को, उसका कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, कि कैसे कंटिन्यूस सर्विलेंस हमारे ऊपर रखी जाती है और हमें डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाती है। तो मिशेल फुको ने जो पनिशमेंट और डिसिप्लिन नाम की बुक है उसमें इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें डिसिप्लिन एंड पनिश बुक का नाम आ गया, इसका सबटाइटल पूछा गया है द बर्थ ऑफ द प्रिजन। ये मेरे से क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन को देखता हूं पेपर में और फिर उसको टाइप करता हूं, तो उससे गड़बड़ हो गई है। लेकिन क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। पब्लिकेशन की डेट 1975 दे रखी है। ठीक है। और चैप्टर नंबर, एक जो पेनॉप्टिसिज्म है, ये पार्ट 3 में आता है, जिसमें उन्होंने डिसिप्लिन को डिस्कस किया है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो मिशेल फुको है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होते हैं? वो हर तरीके से जितने भी अब तक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ्स हैं, जो एनलाइटनमेंट ने हमें कुछ चीजें दी हैं, हमेशा याद रखिए कि 18th और 19th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है। और एनलाइटनमेंट से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रीजन, हर चीज दी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि साहब हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो इन सब चीजों को क्वेश्चन मार्क करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट। और वो ये कहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स है, जैसे दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बनी, सब लोग आजाद हुए, लेकिन आम आदमी कितना आजाद हुआ? तो इनके जो विचार है वो ये है कि हर तरीके से हम पर नजर रखी जाती है और वो हमें कंट्रोल करने का एक तरीका है। ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई ये बुक किस बारे में है। इट एग्जामिन्स द हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पनिशमेंट। राइटर ने क्या किया है कि पूरी हिस्ट्री ली है पिछले 5-7 सेंचुरीज की, कि किस किस एज में किस किस तरीके से लोगों को पनिश किया जाता था। फ्रॉम पब्लिक टॉर्चर एंड स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज ऑफ सॉवरेन पावर, जो आपको सजा दी जाती है सबके सामने, जैसे फांसी की सजा है, तो वो एक सॉवरेन पावर दिखाने का एक तरीका होता है उन लोगों का, दोज हु आर इन पावर। और ये मॉडर्न सिस्टम, अब उन्होंने कहा कि अब लोग हम आजाद हो गए। अब जैसे आपके सामने इन दिनों जो चल रहा है कि गवर्नमेंट, जैसे ये जो गवर्नमेंट है ये लेकिन बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे रही है, आपने देखा होगा, हर तरीके की आजादी देने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनसे कि हम ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कंट्रोल कर सके, जैसे मीडिया पे पाबंदी लगा देना, है कि नहीं। या इनसे ऊपर जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, तो जिनके हाथ में, जैसे फेसबुक और ये लोग जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म संभालते हैं, इन लोगों ने अपनी मर्जी से अपने हाथ में कठपुतली की तरह टूल रखे हुए हैं कि किस वीडियो को तो फैलाना है और किस वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करना है। इसका मतलब है कि जो छवि बनी हुई थी मोदी जी की, उसको हार्म करने की कोशिश की गई है एक तरीके से। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि पैन का मतलब होता है ऑल, हर तरीके से आपके ऊपर नजर रखी जाती है। जेल में ये कॉन्सेप्ट पहले, और जेरेमी बेंथम का दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये इन्होंने उठाया कहां से है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये उठाया इन्होंने जेरेमी बेंथम से।
ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये कोशिश करते हैं कि जितने भी मॉडर्न सिस्टम है डिसिप्लिन करने के, हमारे ऊपर नजर रखने के, सर्वेलांस बोलते हैं, एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो फूको यूजेस जेरेमी बेंथम्स पैनोप्टिकन। तो ये जो अभी मैंने दे दिया, देखो कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, जेरेमी बेंथम का। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है, तो 3-4 क्वेश्चन बन गए कि कौन सी बुक से लिया है, चैप्टर नंबर कौन सा है, सब टाइटल क्या है, किससे कॉन्सेप्ट उठाया है, एज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉडर्न डिसिप्लिनरी पावर ऑपरेट्स। सो 3 फूको कीवर्ड्स आपको मैं और दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में काम आए। क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है आपको, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को भी मिल रहा है। जिन स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया है, अभी पढ़ रहे हैं पहली बार, तो भी आप इन वीडियोस को जरूर देखें, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट तो जागेगा कम से कम कि हमें क्या पढ़ना है आगे जाकर के। पेनॉप्टिसिज्म मतलब सर्वेलेंस एंड डिसिप्लिनरी पावर। डिस्कोर्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट शेप व्हाट कैन बी सेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कृति सेनन का राखी पर कम कपड़े पहन करके वीडियो जो अभी वायरल हुआ, जिसको सब प्लेटफॉर्म से अभी हटा लिया गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अब एक बात बताइए कि कौन डिसाइड कर रहा है कि ये कपड़े पहनने हैं और ये कपड़े नहीं पहनने हैं? तो जो नॉलेज सिस्टम होता है ना, कि नहीं साहब ये तो घर में रहेगी और ये बाहर काम करने जाएगा, ये तो अच्छा है और ये बुरा है, ये बच्चा केवल मां का ही जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी नहीं है, या कम है कि भाई स्तनों में जो दूध है वो मां के दिया इसलिए मां ही घर में रहे। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये लोग नहीं मानते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को। ये कहते हैं कि ये तो डिस्कोर्स है और ये सिस्टम ऑफ नॉलेज है जो क्रिएट की गई है उन लोगों के द्वारा जिनको इनसे बेनिफिट होता है। तो इसका मतलब पेट्रियार्की ने बहुत सारे डिस्कोर्स क्रिएट कर रखे, ठीक है ना। व्हाट कैन बी सेड, नोन एंड एक्सेप्टेड एज ट्रूथ। तो ये इनको डिसमेंटल करते हैं, हमेशा याद रखो। डिस्कोर्स के अंदर क्या होता है, हम लोग डिसमेंटल करते हैं कि भाई जो तुम कह रहे हो वो सच है क्या, वो हम कैसे मान ले सच है, ये तुमने सोच लिया इसलिए सच है, ठीक है। फिर पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर हमेशा सर्कुलेट करती है, ऐसा इन्होंने कहा है। आइडिया दैट पावर एंड नॉलेज आर डीपली इंटरकनेक्टेड। जिसके पास नॉलेज होगी, जैसे व्हाट इज एन ऑथर, इनका एक बहुत फेमस ऐसे है जिसपे बार बार क्वेश्चन आता है। तो भाई राइटर और ऑथर में क्या डिफरेंस है? जो दीवार पर कुछ पेंट से लिख रहा है वो भी तो ऑथर हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं साहब, जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिल गया, जिसकी बुक पब्लिश हो रही है, सो कॉल्ड दिस वन इज ऑथर एंड दैट इज नॉट एन ऑथर, है ना। तो अब वो जो पावर है वो नॉलेज को डिसाइड कर रही है, या नॉलेज है जिसके पास वो पावर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, कि ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब जैसे भी कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ता है उसको मालूम है कि लिटरेचर को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, जो कि 19th सेंचुरी यानी कि विक्टोरियन एज के बहुत बड़े सेज क्रिटिक कहलाते हैं। ही वाज अ पोएट आल्सो एंड अ क्रिटिक आल्सो, ठीक है। तो टॉमस कार्लिल, मैथ्यू आर्नल्ड, जेएस मिल और जॉन रस्किन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, क्योंकि इन्होंने पता क्या किया है। टॉमस कार्लिल भी, ये मैं एक नया वर्ड बोला हूं, ये ध्यान से लिख लीजिए आप लोग, सेज क्रिटिक। सेज क्रिटिक कौन होता है? एक हाई लेवल का क्रिटिक होता है जो एक कल्ट एस्टैब्लिश करता है क्रिटिसिज्म का, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड भी उस कैटेगरी में आते हैं, जॉन रस्किन भी उस कैटेगरी में आते हैं, और जेएस मिल ने तो आपको पता ही है लिबर्टी को लेकर के और यूटिलिटेरियनिज्म को लेकर के बहुत कुछ लिखा है। ये चारों विक्टोरियन राइटर्स हैं, लेकिन आंसर इसका मैथ्यू आर्नल्ड है। अब थोड़ा सा देख लेते कि इन्होंने ये वर्ड कहां यूज किया है, ये वाला सेंटेंस फ्रेज। स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम आर्नोल्ड्स द स्टडी ऑफ पोएट्री, 1880 में छपा, ठीक है। एक बुक लिखी थी उन्होंने, उसका ये प्रेफिस था, वेयर ही डिफाइंस पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन दे देते हैं असर्शन और रीजनिंग वाला, कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कैसे है। तो आप कोई भी गाना उठाइए, कोई कविता उठाओ, और आप देखो कि वो जो कविता है वो कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर जो भी पहलू है उसके ऊपर एक कमेंट है ना। लव पोएम ले लो, है ना। जैसे कोई भी गाना उठा लो आप, जो भी आपको पसंद है, चाहे वो आप जैज सॉन्ग उठा लो, चाहे आप आजकल का जो क्या गाते हैं आजकल के लोग, ये रैप, दैट इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उन्होंने कहा कि हम पोएटिक एक ट्रुथ, इन्होंने एक नया तरह का ट्रुथ दिया है कि वो पोएटिक ट्रुथ होना चाहिए और एक पोएटिक ब्यूटी होनी चाहिए, यानी कि खूबसूरत लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, क्योंकि आर्नल्ड ग्रेट पोएट्री मस्ट एम्बॉडी हाई सीरियसनेस। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आता है।
मैं अभी कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को चौसर पढ़ा रहा था क्लास में कि भाई चौसर है, रॉबर्ट बर्न्स है। आप देखिए कि चौसर इतना अच्छा कवि है, लेकिन उसने टॉयलेट ह्यूमर ह्यूमर लिखा है, लो क्लास के लोगों को दिखाया है, उनकी लो लेवल की लैंग्वेज दिखाई है। तो इस राइटर ने उसको पोएटिक ब्यूटी तो माना है, लेकिन उसने कहा है कि इसके अंदर हाई सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, सो अ प्रोफाउंड एंड एलिवेटेड एंगेजमेंट विद ह्यूमन लाइफ एंड मॉरल क्वेश्चंस। तो कहता है कि मोरालिटी के क्वेश्चंस जज नहीं कर रहा है वो, हिज टचस्टोन मेथड। इसी ऐसे में उन्होंने एक और मेथड दिया जिसका नाम है टचस्टोन मेथड। टचस्टोन मेथड क्या होता है कि आप कोई भी ग्रेट एस्टैब्लिश्ड राइटर्स हैं जैसे कि होमर, उनकी 2 लाइन उठा लो, और कोई भी नया राइटर है उसकी उस जो भी पोइट्री है उसमें से उन 2 लाइन को निकाल करके उससे कंपेयर करो। अगर जरा भी सिमिलैरिटी नजर आए तो समझ लेना कि राइटर जो है वो ग्रेट है। तो क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे देख लीजिए। स्टडी ऑफ पोइट्री, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, हाई सीरियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया है, पोइटिक ट्रुथ और पोइटिक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया है, टचस्टोन मेथड दिया है, और वो हमें कहते हैं कि आस्क अस टू टेस्ट अ पोइट्री अगेंस्ट शॉर्ट पैसेजेस फ्रॉम एक्नॉलेज्ड मास्टर्स सच एज होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बड़े राइटर्स लिए इन्होंने उस ऐसे में। आर्नोल्ड प्रेजेस चौसर ग्रेटली फॉर हिज लार्जनेस, फ्रीडम, श्रूडनेस, बिनाइनिटी। लार्जनेस पता ही है आपको, कितने सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए है ना। हियर इज प्लेंटी ऐसे कहा गया है उसके लिए। फ्रीडम, हर तरीके की फ्रीडम यूज किए लिखते वक्त, लेकिन बड़ी चालाकी से, श्रूडनेस के साथ। श्रूडनेस मतलब होता है चालाकी, कि भलाई करते करते ऐसे लग रहा है कि वो उसकी बुराई कर रहा है। और बिनाइनिटी का मतलब होता है दिल खोल के, बिनाइन मतलब होता है लार्ज हार्ट वाला। एंड पोएटिक ट्रुथ ऑफ सब्सटेंस, पोएटिक ट्रुथ भी है बट एक्सक्लूड्स हिम फ्रॉम द रैंक ऑफ द ग्रेट क्लासिक्स बिकॉज ही लैक्स हाई सीरियसनेस। ये आपको एक और क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही ड्राइडन एंड पोप को क्या किया उसने, ड्राइडन और पोप अपने एज के बड़े राइटर्स हैं, हीरोइक कपलेट्स दिया है उन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि वो तो राइटर ही नहीं है पोइट्री के, वो तो प्रोज राइटर है। तो इसका मतलब कितना बड़ा राइटर है कि पोइट्री वाले राइटर्स को कह रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार उसके पास इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, उसके पास प्राइवेट जेट है, वो कहता है अरे वो तो नौकर है। इसका मतलब है कि इतने बड़े राइटर को भी कह रहा है वो तो पोइट्री लिखते ही नहीं है, वो तो प्रोज राइटर्स हैं, वो तो क्लासिक्स हैं, पोइट्री के नहीं प्रोज के। आर्नोल्ड आल्सो डिनाइज रॉबर्ट बर्न्स द स्टेटस ऑफ अ ग्रेट क्लासिक बिकॉज रॉबर्ट बर्न जो है वो आपको मालूम है स्कॉटलैंड के कवि हैं। उन्होंने भी चौसर की तरह क्या किया है, लो क्लास की लाइफ के ऊपर लिखा है, जैसे टू अ लाउस, टू अ माउस, इस तरह की पोएम्स लिखी है उन्होंने। डिस्पाइट हिज पोएटिक ट्रुथ एंड पावर ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड हाई सीरियसनेस। इतने सारे क्वेश्चंस बन गए। फिर मैंने और ऐड किया है, अभी मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा और जानकारी लेने, अभी पेपर होने ही वाला है आपका, कि आर्नोल्ड के एक और ऐसे का नाम है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये भी उनका लिखा हुआ है। द स्टडी ऑफ पोइट्री अभी हमने पढ़ी लिया, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, है ना। फिर द लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑफ एकेडमिक्स, ऐसे करके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं नेट के अंदर। और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, टचस्टोन मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से रियल एस्टिमेट करना। हाई सीरियसनेस का कॉन्सेप्ट है ना, हाई सीरियसनेस का मतलब होता है ग्रेट पोइट्री क्या होती है इसको चेक करना। और क्या कहा है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, है ना। और स्वीटनेस एंड लाइट एज इज आइडियल ऑफ कल्चर। एक और क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कल्चर किसको माना है। जब हम लोग कल्चरल स्टडीज पढ़ते हैं तो इसमें इस राइटर को क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्होंने कहा है कि जो कुछ बेस्ट लिखा गया है वो कल्चर है, वो लिटरेचर है, और लिटरेचर में स्वीटनेस होनी चाहिए और एनलाइटनमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिर अगर आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म में दलित स्टडीज करते हैं तो दलित के पास हो सकता है कि आपके पास आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज ना हो, तो क्या हम उसको राइटर नहीं मानेंगे। इसीलिए ये सब आज क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गए। थर्ड क्वेश्चन लीजिए, द ऑथर एडिटर ऑफ नेशन एंड नरेशन कौन है, क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेशन एंड नरेशन जो है वो होमी के भाभा की किताब है बच्चों, ठीक है। एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का जो है वो एक ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, कैन सुबाल्टर्न स्पीक। फ्रेंच फैनन का हम लोग व्हाइट स्किन ब्राउन स्किन व्हाइट मास्क पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि इस बुक में क्या है। ये रूथलेज ने पब्लिश की थी 1990 में, और एडिट किया है इसको होमी के भाभा ने। मेरे पास ये बुक है। इट डज नॉट हैव अ सेपरेट सबटाइटल, हाउएवर इट्स चैप्टर्स डील विद नेशनलिज्म। ये आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। नेशनहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि नाम ही है ना नेशन एंड नरेशन, यानी कि नेशन को क्रिएट किया जाता है नरेशन क्रिएट कर करके, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं।
इस बुक में उन्होंने एक बात कही है जो आज के कई साल पहले जब मैंने पढ़ी थी तो आई वाज सरप्राइज्ड। इसने कहा था कि हाउ कैन यू कॉल समबडी अदर, you when you have a concept of boundaries of a nation and you say that we are the same people and you are the other। तो अब जब अदर कहोगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी पीठ के लिए भी अदर हो गए, क्योंकि आपका जो बैक है, आपकी जो पीठ है, वो पीठ आप नहीं जानते, इसका मतलब है जिसको नहीं जानते उसको अदर कहना सही नहीं है। ऐसा उन्होंने एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन एज अ कल्चरल नैरेटिव, तो कल्चरल नैरेटिव करते जाओ, कहानियां सुनाते जाओ और नेशनलिज्म क्रिएट करते जाओ। इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कुछ साल पहले तक पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा था, आपको पता है। अब उन्होंने क्या किया, जब वो अलग हुए तो अब उन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन की बुक्स निकाल दी, और आज पता है आपको वहां क्या पढ़ाया जाता है? ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया पिछले 70 सालों में कि हमसे अलग हुए। वो कहते हैं हमारी खुद की अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है, हम पहले से ही हैं, और हिंदुस्तान हम पे जुल्म करता था, और इस तरह से उन्होंने एक नरेशन क्रिएट कर लिया, और इसी वजह से वहां के जो बच्चा है वो उस जज्बे से भर गया, और उनको ऐसा लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप कल्चरल नैरेटिव करते जाओ और नेशन क्रिएट करते जाओ। इसीलिए जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो नेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं। खूब खांचे खींच लो ना आप लोग, कौन मना कर रहा है? तरह तरह के देश बना लो और फिर उनको नए नए सिलेबस लगा दो और फिर उनको बोलते जाओ कि वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, ठीक है। फिर आगे है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की स्टडीज में इनको स्टडी किया जाता है, और हम क्या पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में? कल्चर क्या है, पॉलिटिकल रोल क्या होता है, हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कॉलोनियलिज्म के और इंपीरियलिज्म के। जब वर्ल्ड की ताकतें दूसरे कमजोर देशों पर जब कंट्रोल करके उनको उनका खून चूस करके उनकी मनी लेकर के चली गई, तो वो लिंग्विस्टिकली भी आपको मालूम है, जैसे इंडिया को ले लेते हैं, अब लिंग्विस्टिकली अंग्रेज नहीं आते या मुगल नहीं आते तो हमारी खुद की एक भाषा के साथ हम जीवित रहते कि नहीं। तो आज हम क्या करते हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए बच्चों, हम मिक्स हो गए हैं। मतलब अब हम मिमिक्री करते हैं उनकी, हम ना अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगे हैं, अपनी रेस को, रिप्रेजेंटेशन को, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हाइब्रिड, हम हाइब्रिड हो गए, हम ओरिजिनल रहे ही नहीं। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस गया। डायस्पोरा, अब मान लीजिए जो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं भी हैं और वो दूसरे देश में काम करने जाते हैं, तो उन डायस्पोरा को वहां के लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। और अदरनेस का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे रेजिस्ट करें किसी को। तो 5 क्रिटिक्स टू रिमेंबर इन दिस फील्ड पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एडवर्ड सईद है, उनकी बुक है ओरिएंटलिज्म। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का बार बार ऐसे आ रहा है, कैन द सुबाल्टर्न स्पीक। सुबाल्टर्न का मतलब होता है जिसके पास पावर नहीं है। इस ऐसे का आंसर उन्होंने दिया है नो। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुबाल्टर्न बोल सकता है क्या, उन्होंने कहा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि एपिस्टेमिक वायलेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। एपिस्टेमिक वायलेंस क्या होता है कि अंग्रेज अपना सिलेबस छोड़ गए, अपनी पढ़ाई छोड़ गए, तो आप वो उनको फिजिकली आजाद कर गए लेकिन मेंटली गुलाम कर गए, और आज हम उनके हिसाब से ही सोचते हैं। आपने देखा नहीं, कई हिंदू अपने हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलने से शर्माते हैं, अपने ओरिजिनल कपड़े पहनने में शर्माते हैं, अपने त्योहार मनाने में शर्माते हैं, उनको विदेशी त्योहार पसंद आते हैं। आपने देखा होगा कि देखते देखते बाजार में बनने वाली मिठाइयां जो प्रिजर्वेटिव से भरी होती हैं उनको तो हम अच्छा मानते हैं, और वो जो हमारी मिठाई है, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, सोहन पापड़ी, उसको उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि वो एक पौष्टिक मिठाई होती है कि नहीं। तो होमी के भाभा का द लोकेशन ऑफ कल्चर, फ्रेंड्स फैनन का द रेचेड ऑफ द अर्थ, और एम एस सीजियर का क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों, डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क्स आपको दे दिए हैं, इनको आप लिख लीजिए। इनमें से क्वेश्चन बन रहा है कि इनमें से राइटर्स भी पूछ सकते हैं, एक तरफ बुक्स दे देंगे, एक तरफ राइटर्स दे देंगे, आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप जरा कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते नहीं हो यार आप लोग बच्चों। एक टीचर हार्ड वर्क कर रहा है और आप उसके हार्ड वर्क को कंज्यूम तो करते हो लेकिन बिना एक्नॉलेजमेंट के ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है टीचर को। थोड़ा सा आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और भी हार्ड वर्क करूंगा। अब आगे चौथा क्वेश्चन है, एनलाइटनमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ। तो आपको मालूम है कि एनलाइटनमेंट जब आया तो रीजन आया। रीजन का मतलब होता है लॉजिक। उन्होंने रिलीजन को नहीं स्ट्रेस किया, ट्रेडिशन को नहीं किया, सेंटिमेंट को नहीं किया। सेंटिमेंटल की एज जो है वो एनलाइटनमेंट की एज से पहले आई थी।
अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। ये 17 और 18 सेंचुरी में आया और इसने रीजन को एम्फेसाइज किया। रैशनल इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़ी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एम्पेरिकल नॉलेज का मतलब होता है कि आपने कुछ देखा है क्या, फील किया है क्या, उसको नॉलेज मानो। इंडिविजुअल लिबर्टी को मानो। वहीं से संविधान बनने लगे, वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। और एक आम आदमी की प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये एनलाइटेंड आदमी का विचार होता है। दिस आइडियाज हैव कम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। इट चैलेंज्ड अनक्वेश्चनड अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी है, क्यों? कि साहब मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरे पैर छू। अरे भाई तू बड़े काम तो कर पहले, है ना? तो कोई राजा है तो हम उसको राजा क्यों माने? ठीक है। सुपरस्टिशन क्यों माने हम? सुपरस्टिशन को थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा इसको फैलाया गया है, जबकि ये सुपरस्टिशन नहीं है। किसी मकान में भूत होने का नाटक इसलिए किया गया ताकि उसकी कीमत कम हो जाए और फिर उसको ब्रोकर ढंग से कम पैसों में खरीद ले। या कोई ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, मैरिज हो गई, है ना, चर्च हो गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीजों को वो क्वेश्चन करते हैं। और इन सब चीजों की वजह से प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पॉलिटिक्स, फिलॉसफी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारे देखते देखते कॉकरोच जो जनता पार्टी आई है, उन बच्चों ने हमारे अंदर क्या जज्बा जगाया है बताओ? अच्छे बुरे की बात छोड़ दो, एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स को दूर करो कि वो भाजपा शासित राज्यों में ही जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं और वो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं। मैं उन सब बातों के खिलाफ हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज को लेकर के मैं अच्छा मानता हूं कि एक प्रेशर ग्रुप तो बना पॉलिटिक्स के ऊपर, कि जो हमारे हुक्मरान हैं जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और 5 साल आराम से पड़े रहते हैं। हालांकि वो सारे काम करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन क्या जो वो काम कर रहे हैं वो उतना सीरियस काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा देश जापान की, चाइना की, रशिया की दौड़ में शामिल हो जाए? तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी को, ये सुपरस्टिशन को, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और मॉडर्न पॉलिटिक्स को, साइंस को। कि साइंस जो है वो, साइंस हमारा भला कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। और लिटरेचर को भी, कि ये लिटरेचर जो है ये, अब आपको एनलाइटेंड लोग जब लिटरेचर लिखते हैं, एनलाइटनमेंट वाले, तो आप देखना कभी भी वो रियलिज्म को क्वेश्चन करते हैं, कई बार वो इमेजिनेशन वाले लिटरेचर को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, रीजन एंड रैशनलिज्म। रैशनलिज्म सबको मालूम होना चाहिए, तर्क यूज करना माइंड में। तो एनलाइटनमेंट थिंकर्स रिगार्डेड ह्यूमन रीजन एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, rather than relying solely on the religious authority of tradition। कि हम साहब गीता को नहीं मानेंगे, गीता अगर हम मानेंगे तो हम अपनी मर्जी से अच्छी अच्छी चीजें चुन लेंगे और उसमें जो कास्ट सिस्टम, वर्ण आश्रम दे रखा है उसको हम त्याग देंगे। तो ये एनलाइटेंड बंदे का, रैशनल बंदे का तरीका हुआ अपनी बाइबल को, अपनी कुरान को, अपनी गीता को एक्सेप्ट करने का। और अगर वो एनलाइटेंड नहीं है तो वो कहेगा नहीं इसमें लिखा है, इसमें लिखा है तू बुरके में रहेगी तो बुरके में ही रहेगी, है कि नहीं? तो फिर वो इसका मतलब एनलाइटेंड नहीं है। फिर साइंस एंड इंपेरिसिज्म। देखिए इंपेरिसिज्म का मतलब क्या होता है? अपनी सेंसेस से किसी चीज को फील करना। अरे भाई भूत है, किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, लेके आओ मेरे सामने जिसने भूत देखा है। सब लोग सुनी सुनाई बात करते हैं। गांव में तो किससे है मोस्टली कि ज्यादातर भूत बीड़ी मांगते हैं, कि मेरे दादाजी जा रहे थे, भूत मिला, उसने बीड़ी मांगी। सुना होगा आपने भी। तो साइंस और जो इंपेरिसिज्म है उसको ये वैल्यू करते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थिंकर सच एज न्यूटन। न्यूटन का तो आपको पता ही होगा, लॉक, जॉन लॉक का, जिसको, जिसने कौन सा टर्म दिया है बताओ? एक कॉन्सेप्ट दिया है कि माइंड जो होता है वो टेबुला राजे होता है। इसको राजे पढ़ते हैं, रासा नहीं पढ़ते। कि माइंड एक क्लीन स्लेट है, जैसा जैसा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो नहीं जानता कि आग में जलन है, तो अगर वो आग को छू लेगा, एक बार उसे जलन लग गई तो दोबारा नहीं छुएगा। यानी कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। और डेविड ह्यूम है, एनकरेज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पेरिकल नॉलेज। हर चीज को करो और फिर विश्वास करो। एक घड़ी का ऐड आता है ना, सर्फ है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये कह रहे हैं वो। इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, थिंकर सच एज लॉक, रूसो, वोल्टेयर, इनके नाम याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने नेचुरल राइट्स को सही माना, एक नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट क्या है? फ्रीडम। भाई एक आदमी पैदा हुआ, बच्चा, तो वो बच्चा वैसे तो फ्री है ना, देखो उसके कोई चेंज थोड़ी ना लगी हुई है, लेकिन हम उसको बांध देते, तू कास्ट में, क्रीड में, तू स्लेवरी में पैदा हुआ है, तेरा बाप नौकर था तो तू भी नौकर होगा, ये गलत है, ठीक है। इक्वालिटी, रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेशन या टॉलरेंस क्या होती है? कि भाई वो अपनी मस्जिद में जोर से अजान अदा कर रहे हैं,
और मैं अपने हनुमान चालीसा बहुत जोर से अदा कर रहा हूं। अब ये जोर से करना तो दोनों के लिए ही खराब है, लेकिन मान लीजिए कि वो अपने जुलूस निकाल रहे हैं, हम अपने जुलूस निकाल रहे हैं, तो हम उन पे फूल बरसा दे और वो हम पे फूल बरसा दे, तो हो गया ना एग्जिस्ट करना बराबर। टॉलरेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिक्स जैसी चल रही वैसी चलती रही, उसमें जहां कमियां है उनको, ऐसा इन लोगों ने कहा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अगले चौथा पॉइंट देखिए, इसका हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या पड़ा कि एनलाइटनमेंट आइडियाज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये ऐसे ही नहीं आ गई। जैसे अभी भारत है, अल्फा और जेनजी अगर जाग रहे हैं, मान लीजिए आने वाले दिनों में बच्चा ही बच्चा क्वेश्चन करने लगे कि मिड डे मील में आपने हमें पानी जैसी दाल दे दी, और वो बच्चा अब तक तो शर्म के मारे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हो सकता है आजकल बच्चों बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उन्होंने उसका वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, तो धीरे 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 सुधार आएगा कि नहीं आएगा, आप अंदाजा लगाओ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब इसी वजह से आई वहां पे, ठीक है। और उन्होंने मॉडर्न आइडियाज को फ्रेम किया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है कि ईगोटिस्टिकल सबलाइम, एक टर्म आती है बहुत फेमस है, ये किसने कॉइन किया? तो देखिए, कॉलरिज ने नहीं किया, वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया, वर्ड्सवर्थ के लिए किया लेकिन वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया, और विलियम हेजलिट ने नहीं किया, ये जॉन कीट्स ने एक लेटर में लिखा था। देयर आर 2 वर्ड्स इन इंग्लिश। देखो, एक वर्ड है ईगो, ईगोइस्ट, और एक वर्ड है ईगोटिस्ट। पहले तो सब बच्चों को ये 2 वर्ड आने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। ईगोइस्ट थोड़ा कम होता है, ईगोटिस्ट ज्यादा अहंकारी होता है, ठीक है। तो ये फ्रेज ईगोटिस्टिक सबलाइम, अच्छा सबलाइम क्या होता है बताइए? रोमांटिक एज में सबलाइम का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो वंडर होता है, ठीक है। कीट्स ने एक लेटर में लिखा था अपने ब्रदर को, जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स को, 27 फरवरी 1818 को। ज्यादातर लेटर इसी वक्त लिखे गए थे। कीट्स यूज्ड इट व्हाइल डिस्कसिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री, particularly Wordsworth's tendency to make the poet's own personality, thoughts and emotions central to his poetry। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। अब देखिए, कीट्स का ऐसा मानना था कि आप अपने आप को खो दो, पोएट हैज नो पर्सनालिटी। कमीलियन पोएट का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। मैं एक और नया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, खमीलियन। आपने खमीलियन वर्ड तो सुना होगा बच्चों, खमीलियन। अब पता नहीं इसमें डबल एम आता है कि नहीं, आप चेक कर लेना। गिरगिट, कि कभी तो जैसा चाहे वैसा हो जाए, एक जैसा ना रहे, ठीक है। सेम बात आपको मालूम है टीएस एलियट ने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में कही कि भाई इट शुड नॉट बी द टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। अपने आप को मत दिखाओ। कीट्स और टीएस एलियट 2 लोग हैं जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरे मन पे जो इफेक्ट पड़ा किसी चीज का, spontaneous overflow of powerful emotions in or recollected in tranquility, ऐसा उन्होंने डेफिनेशन दिया है पोएट्री का। तो भाई तुमको किसी चीज ने अफेक्ट कर दिया, जरूरी है कि वो यूनिवर्सल लोगों को भी अफेक्ट करेगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पोएट्री में इतना हाई जो हम वंडर देखते हैं वो काफी अहंकार से भरा हुआ है, ऐसा कहा है उन्होंने। और क्या टर्म यूज किया है? ईगोटिस्टिकल सबलाइम। याद रहेगा बच्चों। Particularly Wordsworth's tendency to make poets' own personality, thoughts and emotions central to his poetry. Keats admired Wordsworth's power but felt that his poetry sometimes became excessively self-conscious or subjective, which is not considered good. The phrase therefore describes a poetry in which the poet's own personality dominates the poetic experience. Poetic experience अलग चीज है और आपको अच्छा लग रहा है वो एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है सबको अच्छा लगे। भाई आपने खाना बनाया, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई बाकी लोगों को नहीं लग रहा। खाना तो वो होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, यूनिवर्सल एक उसका मापदंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली आइडेंटिफाइड एज अ रेडिकल फेमिनिस्ट? अब आप देखिए, हेलेन सिक्सूज है, ठीक है, मोनिक विटिक, कईयों ने नाम सुना होगा, सीमन दी बुआ और लूसी इरिगरी। आंसर इसका है मोनिक विटिक, क्योंकि ये रेडिकल फेमिनिस्ट है। रेडिकल फेमिनिस्ट थोड़ा सा एग्रेसिव होती हैं, मेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इनमें बाकी लोगों ने तो क्या किया, सुधार की बात की है। जैसे लाफ ऑफ मेडुसा इन्होंने लिखा है, वर्ल्ड फेमस, ऐसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सा? लाफ ऑफ मेडुसा। अब मेडुसा की डिटेल में बता नहीं सकता, वो जिसके सांप के बाल होते हैं। सिमन दी बुआ ने द सेकंड सेक्स बुक लिखी है, ये एक
वर्ल्ड फेमस किताब है जिससे हमें फेमिनिज्म समझ में आने लगता है। और लूसी इरिगिरी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राइटर है। आगे देखिए, मैं इनके वर्क्स की डिटेल भी लाया हूं आपके साथ में, देखिए फटाफट। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है बच्चों, आराम से देखिए, पढ़िए। ये सीख करता है, चाहता है फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी बाय चैलेंजिंग पेट्रियार्की। पेट्रियार्की को क्वेश्चन करते हैं, मेल डोमिनेशन को, जेंडर हायरार्की को। क्यों भाई, मेल फीमेल ही क्यों हो, मैन वुमन ही क्यों हो, और इंस्टीट्यूशंस दैट रिप्रोड्यूस वुमेन्स ऑपरेशन। औरतों को जो ऑपरेस किया गया है उसको आप लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हो। भाई अच्छी औरत की डेफिनेशन आपको पता है ना क्या होती है, जो दुख सहे। साहब ये इसने बहुत दुख सहे तो ये अच्छी औरत है। इसको क्वेश्चन करते हैं। मोनिक विटेग इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद रेडिकल लेस्बियन मटीरियलिस्ट फेमिनिज्म बोलते हैं इसको। लेस्बियन का मतलब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, LGBTQA प्लस, प्लस 2 प्लस आ गया आजकल। तो ये स्टार्ट ही लेस्बियन से होता है कि अ वुमन हैज रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स अनदर वुमन, ठीक है। शी आर्ग्यूड दैट द हेटेरोसेक्सुअलिटी फंक्शंस एज अ पॉलिटिकल रिजीम। ये आपको सेंटेंसेस पढ़ना आना चाहिए बच्चों। हेटेरोसेक्सुअल कोई नॉर्मल चीज जो तुम मान के चल रहे हो वो नहीं है। ये वेस्टर्न थिंकर्स ने कहना स्टार्ट किया कि अगर आप मन पढ़ने लगो लोगों के, तो हो सकता है कई औरतों से आप इंटरव्यू लो, हालांकि वो बताएंगे नहीं इंटरव्यू में, लेकिन उनका खुद का अपना एक इंटरेक्शन या एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स अनदर फीमेल भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही वुमन वर्ड क्रिएट किया है पेट्रियार्की ने, एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और वो वुमन प्रोड्यूस की गई है विद इन रिलेशंस ऑफ डोमिनेशन, जिसमें क्या किया है आपने, मेल को तो हाई मान लिया और वुमन को लो। सो हर मेजर वर्क्स इंक्लूड द स्ट्रेट माइंड एंड अदर एसेज, वर्ल्ड फेमस है ये, एंड द लेस्बियन बॉडी। दो वर्क्स पे आपको क्वेश्चन आएंगे। सीमन दी बुआ एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर है, उनका एग्जिस्टेंशियलिस्ट फेमिनिज्म है, क्योंकि जिनके साथ ये लिव इन में रहती थी आपको मालूम होना चाहिए, सार्त्रे उनका नाम था। वो खुद एक बहुत बड़े सार्त्रे बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसका मतलब होता है लाइफ इज मीनिंगलेस, और ये इंडिविजुअल अपने लेवल पे उसको मीनिंगफुल बनाए। तो सेकंड सेक्स में इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को लिया है कि भाई औरत की स्थिति खराब है तो जरा चारों तरफ नजर दौड़ाओ, ये जो सेकंड सेक्स बनी हुई है ये फर्स्ट सेक्स हो सकती है, यानी कि प्राइमरी हो सकती है। हेलेन सिक्सूज का पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, ये फ्रेंच फेमिनिस्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया था कि इनका लाफ ऑफ मेडुसा फेमस है। इसमें उन्होंने एक्रिचर फेमिनिन का कॉन्सेप्ट दिया है, एक्रिचर फेमिनिन और व्हाइट इंक का लिख लो आप। मतलब कि क्या करे कि अपने फेमिनिन लैंग्वेज ढूंढे। अब तक जो लैंग्वेज मिली है, गालियां मिली है, ये सब पेट्रियार्की की देन है। लूसी रिगरी एक फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है और इन्होंने भी सेक्सुअल डिफरेंस की बात की है। एक वर्क है इनका स्पेक्युलम ऑफ द अदर वुमन और दिस सेक्स विच इज नॉट वन। ये वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं इनकी, किनकी, लूसी इरिगरी की, ठीक है। फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, क्वेश्चन देखिए जरा, मेरा ये जो पॉइंट है मैंने बनाया कि फेमिनिस्ट क्लासिफिकेशंस आर नॉट कंप्लीटली रिजिड, हमेशा याद रखो। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्वेश्चंस तो बनते हैं लेकिन वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे कहकर थोड़ी ना आती है कि भैया अच्छा तेरा वर्क पूरा हुआ, अब मैं आ रही हूँ सेकंड वेव फेमिनिस्ट, अब मैंने बुक लिख दी, हाँ भाई मैं जा रही हूँ, अब तू लिख थर्ड वेव फेमिनिज्म, ऐसे नहीं होता है। तो some scholars have classified Sixus Irigiri as well as Wittig under radical feminism. उन्होंने, कई लोगों ने तो इरिगरी को और सिक्सूस को भी रेडिकल माना है, लेकिन ये याद रखना है कि विटिक, जो मोनिक विटिक है, ये ज्यादा रेडिकल है क्योंकि ये बाय लाइफ में पर्सनली भी एक लेस्बियन थी। So while those thinkers themselves have not necessarily adopted the label. अब ये डिपेंड होता है ना, जैसे मैंने जिस राइटर पे पीएचडी किया है, मार्गरेट लॉरेंस, उसने कभी भी अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहा, जबकि ऑल हर नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन फेमिनिज्म, ठीक है। फिर आ गया कि ड्रीमिंग हाउस एक्सप्रेशन किसका एग्जांपल है, ये आ गया आपका रेटोरिक्स में से। तो आपको मालूम है कि ज़्यूगमा क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इसको हिप्लाजे भी बोलते हैं, हिप्लाजे, कैस्मस अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जिसमें हम किसी को एड्रेस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को। या इस ज़्यूगमा, एक वर्ब से दो चीजें अटैच होती है, और कैस्मस का मतलब है इधर के फ्रेज को उल्टा करके उधर लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज। जिस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव आने वाला है वो एडजेक्टिव ना आके किसी और नाउन का एडजेक्टिव लगा देते हैं। अब बताइए,
घर सो रहा है या उसमें रहने वाले लोग सपने ले रहे हैं? तो लोग सपने ले रहे हैं, लेकिन ड्रीमिंग हैबिटेंट्स की जगह ड्रीमिंग हाउस कर दिया, तो इसका मतलब है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है इसका आंसर। ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि समझ आया नहीं आया। फटाफट से देखो सब लोग। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? एडजेक्टिव दैट लॉजिकली बिलोंग टू अ पर्सन और ग्रामेटिकली ट्रांसफर टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर नाउन। जो मैंने अभी समझाया। जैसे स्लीपलेस नाइट, अब नाइट स्लीपलेस है कि वो लोग जो सो रहे हैं उनको नींद नहीं आ रही है, तो जो स्लीपलेस पर्सन था, पर्सन का एडजेक्टिव स्लीपलेस उठा के लिख दिया नाइट के ऊपर। दी एंशियस सीट, अब सीट एंशियस है कि वो जो बैठा है वो एंशियस है ना। रेस्टलेस नाइट, तो वो नाइट रेस्टलेस है कि वो बंदा रेस्टलेस है। ऐसी हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग हैप्पी है कि जो उठा है सुबह सुबह वो हैप्पी है। ऐसे युग्मा देखो क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच one governing word connects two more words or clauses, different semantic relationship। semantic का मतलब होता है मीनिंग। जैसे रेप ऑफ द लॉक में पोप ने लिखा है समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम टीज। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो काउंसिल है, ये देखो समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। तो अभी आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर काउंसिल जो है वो टी के लिए भी आ रहा है। ध्यान से देखो, समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। तो एक वर्ड दो चीजों को गवर्न कर रहा है। ठीक है, वो जो टेक वर्ब है काउंसिल के लिए भी आ रही है और चाय के लिए भी आ रही है। ठीक है, फिर आ गया आपका, इसको जुग्मा बोलते हैं। जुग्मा का मतलब होता है अटैच कर देना जबरदस्ती, एक वर्ड से दो दो नाउन। कैसमस क्या होता है? वर्ड का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पैरेलल क्लॉजेस में रिवर्स कर देते हैं, बहुत ही फेमस है। अब देखो मैकबेथ में लाइन आती है ना, विच इज बोलती है फेयर इज फाउल एंड, अब इसको उल्टा कर दिया, फाउल इज फेयर। इसको बोलते हैं अपन कैसमस। मतलब जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख दो, मतलब यू मिरर ऑपोजिट। तो एक्स बन गया ना। और एपोस्ट्रोफी क्या होता है? डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है किसी एब्सेंट बंदे को, चीज को, वो जो डेड है या कोई इमेजिनरी बंदा है, नॉन ह्यूमन है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। जैसे ओड टू ड्यूटी किसकी लिखी हुई है बताओ? वर्ड्सवर्थ की। उसके अंदर हम बोलेंगे कि ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ। फिर है जैसे ओ सिल्विन वाई, अब ये आपको मालूम है टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है ना ओड। अब सिल्विन वाई, वाई नदी का नाम है, उसको एड्रेस कर रहा है, वो कौन सा सुन रही है। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किससे एसोसिएटेड है? तो आपको मालूम है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया, जब ये लोग बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से थोड़ा बोर हो गए, या इनको ऐसा लगा कि बायोग्राफी कैन नॉट डिसाइड अ वर्क ऑफ आर्ट। तो वर्क ऑफ आर्ट में क्या होना चाहिए? पोएम को एक ढंग से डिस्कस करते हैं, पोएम में जो लिखा है उसको बोलते हैं पोएम पर से, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, क्लोज रीडिंग भी कहते हैं उसको। दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हम तो केवल पोएम को पढ़ेंगे, पोएम में क्या लिखा हुआ है, पोएम ही डिसाइड करेगी अपना मीनिंग, किसने लिखी है साहब, आई डोंट केयर, ऐसा मानते हैं। उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, और ये आई रिचर्ड्स का दिया हुआ है, सबको मालूम होना चाहिए। एफ.आर. लेविस हमारे लिए क्यों फेमस है? एक वीडियो मेरा देखना, मैंने 1 मिनट का शॉर्ट बना रखा है। लेविस क्यों फेमस है? इन्होंने ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, द ग्रेट ट्रेडिशन बुक लिखी है इन्होंने। विलियम एप्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी वर्क बहुत फेमस है। और विमसेट के जो ये डब्ल्यू के विमसेट है, इन्होंने हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वो मैं अभी समझाता हूं आपको। तो आइए, रिचर्ड्स ने क्या किया था? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दिया, कैम्ब्रिज में एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और बुक का नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, 1929। ही गेव स्टूडेंट्स एनोनिमस पोएम्स विदाउट द ऑथर्स नेम। फिर अब जब ऑथर का नाम नहीं है तो वो बच्चे अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे ना उन चीजों का, वरना तो उनको लिखा हुआ दे दो कि भाई इस राइटर की पोएम है, तो वो जजमेंटल हो जाएंगे। उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। एम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 में किताब आई, बहुत फेमस है। इसमें इन्होंने कहा है कि एम्बिग्यूटी होती है, एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग निकलते हैं। एफ.आर. लेविस ने न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, वर्ल्ड फेमस किताब है बच्चों, वर्ल्ड फेमस किताब है, पढ़ाई जाती है बाकायदा, 32 में आई। मेड क्लोज रीडिंग अ मॉरल एंड इवैल्यूएटिव एक्टिविटी, एम्फेसाइज सीरियसनेस एंड लिटरेरी वैल्यू। विमसेट ने क्या दिया हमें? इंटेंशनल फैलेसी,
इंटेंशनल फैलेसी का मतलब क्या होता है? दो दो वर्ड दिए इन्होंने, अफेक्टिव, दोनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, के हम राइटर की इंटेंशन को समझने में गलती करते हैं तो उसको इंटेंशनल फैलेसी कहा है, और हम दूसरों से सुनकर के राइटर को अच्छा मान रहे हैं, ये अफेक्टिव फैलेसी है। फैलेसी मतलब एक ऐसी चीज जो सही लग रही है लेकिन होती नहीं है, उसको बोलते हैं फैलेसी। फिर है कि मर्डरर इनोसेंस, ये मर्डरर्स नहीं है, मैंने गलत गलत टाइप हो गया, मर्डरस इनोसेंस, ठीक है। मर्डरस इनोसेंस किसका एग्जांपल है? तो आपको पता है कि मर्डरस तो नेगेटिव वर्ड है और इनोसेंस पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल है। ऑक्सीमोरॉन आप दिख ही रहा, अभी अभी हमने पढ़ा, जियोग्मा नहीं है, कैसमस नहीं है, पन में एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, तो इस आंसर को तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, ये मैंने काफी हद तक डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन आ गया कि विक्टर श्लोवास्की जो रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है, आंसर ही दे दिया मैंने कि विक्टर श्लोवास्की कौन है साहब, तो वो क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रशियन फॉर्मलिस्ट है, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको एस्ट्रेंजमेंट यानी डीफेमिलियराइजेशन बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल लैंग्वेज को थोड़ा सा अजीब बना देते हैं तो वो पोइटिक हो जाती है। इधर हाँ मैं तेरे से बात करूं, ऐसे कहना है, तो आ बैठ मेरे पास, जैसे गाना है ना, आ बैठ, आ इधर आ, करूं कुछ बात तुझसे, तो वो ऑर्डर बदल दिया तो वो पोइटिक हो गया, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, उसको ऑस्ट्रेनिनी बोला है, ऑस्ट्रेनिनी, एस्ट्रेंजमेंट, और डिवाइस को प्रियम बोला है, और उन्होंने इनके बीच में एक और डिफरेंस किया है, फैबुला और स्विजेट। आप आओ आगे बढ़ाता हूं, स्विजेट, फैबुला और स्विजेट का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, और उनका जो फेमस ऐसे है उसका नाम है आर्ट एज टेक्निक, इसका विक्टर श्लोवास्की का। फिर इसके अलावा इन्होंने डिफेमिलियराइजेशन, और ये मैंने अभी बता दिया, फैबुला स्विजेट का कॉन्सेप्ट दिया है। फैबुला को स्टोरी का है वर्सेस आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टोरी। फैबुला का मतलब एक स्टोरी होता है, लेकिन स्विजेट का मतलब होता है आर्टिस्टिकली आप इसको कैसे रखते हो। सेम कहानी आपने बचपन से सुन रखी है, उसमें मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपने वही कहानी अगर नए तरीके से किसी ने कौन सा इंसिडेंट कहां एडजस्ट किया कि वो पोइटिक बन गया, पोइटिक बनने का मतलब आर्टिस्टिक बन गया, तो वो आपको मजा देगा। फिर लिटरेरीनेस को उन्होंने कैसे समझाया कि कोई भी चीज लिटरेरी बनती ही तब है जब उसमें डिफेमिलियराइजेशन और ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो और ऑप्शंस थे मैंने उसकी थोड़ी डिटेल दी है, वो अब टाइम की पॉसिटी की वजह से मैं दे नहीं रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, तो ये आपका हमारा इंडिया का राइटर है दीपेश चक्रवर्ती, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, ठीक है बच्चों। अब प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप क्या होता है, बहुत ज्यादा उनकी किताब है प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, जिसका सबटाइटल भी पूछा गया है, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस। Broader project is to challenge the assumption that European historical experience provides a universal model for understanding modernity. इन्होंने कहा है कि तुम क्यों कोशिश कर रहे हो यूरोप को हर जगह पहुंचाने की, कोई जरूरी है क्या तुमको ये चीज तब समझ में आई तो हमको भी समझ में आई हो। पोस्ट कॉलोनियल वर्क है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर क्या करता है, हर कॉलोनियल जो राइटर्स हैं उनके एजेंडा होते हैं, ऐसा मानते हैं कि इनका एजेंडा है और ये अपने आप को फैला रहे हैं, तो ये हमको लो फील करवाने के लिए हमेशा हर चीज ऐसी लिख के दे देते हैं, जिसको एपिस्टेमिक वायलेंस कहा मैंने, कि नॉलेज उधर से ही आ रहा है साहब, हमारे पास तो कोई नॉलेज था ही नहीं, ऐसा ये मानते हैं। इनके की वर्क्स देख लीजिए सबके। अब जो ऑप्शंस जिन्होंने दिए थे उनमें एक एडवर्ड सईद है, एडवर्ड सईद की दो किताबें बहुत फेमस है, ओरिएंटलिज्म 1978 में आया, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और कल्चर एंड इंपीरियलिज्म ये 93 में आई, ठीक है। इस बुक में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जिसका वीडियो मैंने बना रखा, आप देख लेना यूट्यूब पे। ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम गंवार नहीं हैं, मिडिल ईस्ट वाले जानबूझ करके हमको ऐसा बना दिया गया है नैरेटिव के थ्रू। और कॉन्ट्रापंटल रीडिंग एक वर्ड दिया इन्होंने, फ्रेज दिया है, जिसका मतलब होता है कि आपको जो कोई आदमी राइटर बन के कुछ दे रहा है तो आप उसको तोड़ के पढ़ो, उसकी इंटेंशन जानने की कोशिश करो कि वो हमें ये पढ़ने के लिए क्यों दे रहा है, क्यों स्पाइडरमैन हमें दिखाई जा रही है, क्यों ओडिसी दिखाई जा रही है। अब देखो हम पोस्ट कॉलोनियल है ना, अब देखो अब हमारी रामायण बन रही है, अब दुनिया भर में जाएगी वो, तो हम हमारी वैल्यूज दुनिया को पता चलेगी कि तुमसे ज्यादा अच्छी वैल्यूज तो हमारे पास थी,
तुम्हारी ओडिसी में जो तुमने ओडिसियस हीरो दिखा रखा है वो चालाक हीरो है। हमारे यहाँ पे राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे चालाक हीरो हुए भी हैं, जैसे कृष्ण भगवान है, आप उनको और अगर ओडिसी के हीरो को कंपेयर करोगे तो भी आपको ज्यादा गुण कृष्ण में नजर आएंगे। तो ऐसे करके आप किसी भी रीडिंग को डायरेक्टली मत लो, उसको तोड़ो, उसको ब्रेक करो और उसको क्वेश्चन करो। पॉल गिलरॉय, ये आपके लिए नया रहा, इन्होंने ब्लैक एटलांटिक का और डबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों। डबल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? भाई मैं अफ्रीका में पला बड़ा हूं मान लो, और मैं जाकर के कनाडा में रह रहा हूं, तो अब मेरी वहां की भी एक कॉन्शियसनेस है और यहां आकर के मुझे लो फील करवाया जा रहा है एक अलग कॉन्शियसनेस। हर जगह कॉन्शियस होकर के बात करनी पड़ेगी कि मुझे पता नहीं कैसा समझेंगे। तो द ब्लैक एटलांटिक बुक है, देयर एंड नो ब्लैक इन द यूनियन जैक, ये बुक का नाम है। ब्लैक लोगों की साइकोलॉजी बच्चों हम नहीं समझ सकते, या दलित लोगों की, इसके लिए दलित होना पड़ता है। एक औरत को क्या क्या फील करना पड़ता है, इसके लिए औरत होना पड़ता है। जिन जिन के साथ भी, और आदमियों के साथ भी जो जो होता है उसके लिए आदमी बनना पड़ता है, ठीक है। तो और ये अब्दुल रजाक गुरना जो है, इन्होंने पैराडाइज और बाय द सी लिखा है, ये पोस्ट कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट के राइटर है। दीपेश चक्रवर्ती मैं बता चुका हूं, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप का कॉन्सेप्ट दिया है, और हैबिटेशंस ऑफ मॉडर्निटी। तो इन्होंने ये टर्म्स दे दिया, हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2 ऑब्लिक। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप। ये चैलेंज करते हैं अजम्पशंस को कि यूरोपियन हिस्ट्री, मॉडर्निटी, रैशनैलिटी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल मॉडल्स। एक बात बताओ बच्चों, हम भारत में रहते हैं, हमारे कितने सारे धर्म है, देखो पहले से ही है हमारे। आपको ताज्जुब होगा, आपको कि नहीं सब कैसे हिंदू ही तो थे, नहीं। नाथ संप्रदाय अलग था, शैव अलग थे, वैष्णव अलग थे। अभी भी हम दो दो जन्माष्टमियां, दो दो चीजें मनाते हैं। फिर उसके बाद में पहले से ही 1400-1500 साल ही हो गए, भारत कितने सारे लोगों को लेके चलता है। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आप जब लागू कर दोगे वेस्टर्न कल्चर की तरह, तो वहां पे तो लोग ही एक ही जैसे होते हैं, एक जैसे धर्म को मानते हैं। तो क्या उनके मॉडल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं? तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया है। मेरे कहने का मतलब है कि वो यूनिवर्सल मॉडल नहीं है तुमने जो दे दिया, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर सेंट्रल कंटेंशन क्या है इसका, कि चक्रवर्ती आर्ग्यूज दैट हिस्ट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अदर नॉन यूरोपियन सोसाइटीज कैनॉट सिंपली बी अंडरस्टूड एज इनकम्प्लीट वर्जन्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तुम हमें इनकम्प्लीट मत मानो। He calls for a history that recognizes multiple modernities. भाई मीरा अपने जमाने में मॉडर्न औरत थी कि नहीं थी बताओ? पति को क्वेश्चन करके और अपने हिसाब से आगे बढ़ी लाइफ में। तो हमको मॉडर्निटी सिखाओगे तुम लोग? हैं? ऐसे कह रहा है ये। डिफरेंट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे हमारे यहाँ पे गुरिल्ला वॉर किए शिवाजी के जो सैनिक थे। औरंगजेब इतना हाईएस्ट लेवल पर जब साम्राज्य ले गया, उसके बाद उसको पतन का सामना देखना पड़ा। पढ़िए औरंगजेब के बारे में। इसका मतलब हम तो ज्यादा मॉडर्न थे, हम ज्यादा सहिष्णु थे। यानी जितने भी ये कंट्रीज हैं, अफ्रीका चले जाइए, आज भी उनके पास ऐसी ऐसी चीजों की दवाइयां मिलेंगी आपको कि आप कह सकते हो कि भाई हमारी दवाइयां, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इनकी दवाइयां फेल है उसके सामने। मतलब उनके पास कुछ ऐसे आंसर्स है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये राइटर ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टीपल मॉडर्निटीज है, डिफरेंट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, लिमिट्स ऑफ यूरोसेंट्रिक कैटेगरी। आप इसको यूरोसेंट्रिक नहीं बना सकते कि यूरोप के हिसाब से ही आप सबके चश्मे चढ़ा करके आप उसको देखोगे। यही कारण है कि आज भारत जैसे देश में अशांति है, क्योंकि आपने जो डेमोक्रेसी दी है वो उनके हिसाब से दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म का क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे अर्लीस्ट ट्रैक्ट कौन सा है। आप देखिए, सीमन दी बुआ 20th सेंचुरी की है, वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो आपको पता है रोमांटिक एज के दौरान शैली की सांस लगती थी, और मैरी एस्टल उससे भी पहले है जिसने सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज लिखा। इसका मतलब इसका आंसर है मैरी एस्टल, सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज। तो एक तरह से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसकी डिटेल देखिए, डिटेल में दे नहीं पाऊंगा, टाइम की बहुत कमी है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। ये विमेन के इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे लिखा वर्क था एस्टल का, जहां पे उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की थी कि भाई औरतों के माइंड को लिमिट कर दिया जाता है मैरिज और पेट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा। अगर आप उनको, उस वक्त लिखा था उसने 16th सेंचुरी में। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप हमको केवल घर की एजुकेशन क्यों दे रहे हो, क्यों तीसरी चौथी तक पढ़ा रहे हो, क्यों केवल सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हो? हमें आप अगर एजुकेशन दे दोगे तो हम रैशनल बीइंग बन जाएंगे और आपका साथ देंगे, है कि नहीं? विंडिकेट किया है
क्योंकि इससे पहले एक राइट्स ऑफ मैन करके बुक छपी थी फ्रेंच राइटर की, उसको पढ़कर इनको गुस्सा आया, उन्होंने उसका जवाब लिखा कि विंडिकेशन ऑफ द, विंडिकेशन का मतलब होता है हम लोग उसको तर्क देकर के कट कर रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वन सोन है, उसमें ऐसे कहा है कि एक औरत को तब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब तक वो खुद की कमाई शुरू नहीं करती है। तो यहाँ पे रूम एक मेटाफर है कि खुद की उसका स्थान बनाओ पहले आप, ठीक है, और फिर आप लिटरेचर क्रिएट करो, ठीक है। फिर उसके बाद सीमन दी बुआ का सेकंड सेक्स है, उसका एक बहुत फेमस सेंटेंस है बच्चों कि औरत पैदा नहीं होती है, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अ वुमन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, और अ वुमन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऐसे कहा जाता है। अब देखो ना, आप छोटी बच्ची है 1.5 साल की, वो नंगी घूम सकती है घर में, लेकिन हम उसको तो कपड़े पहनाएंगे और कह करके उसको लड़की बना देंगे। कभी भी देखना लड़की तन के खड़ी नहीं होती, ऐसे चौड़े पैर करके खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको सिखा देते हैं कि तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है। अब इसका मतलब वो कितनी बहादुर लड़कियां होंगी जो उसके बावजूद सेना में जा रही हैं, तैराकी कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, हीरोइंस बन रही हैं। ये इसका मतलब है कि वो टोकरे को उठा करके, बैगेज को उठा के फेंकती होंगी दिमाग में जो उनके घुसाया कि तू औरत है। कोई देख रहा है तो देखने दो, दिस इज माई बॉडी, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको सीखना पड़ेगा। तो शी चैलेंजेस द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल अजम्पशंस। बायोलॉजिकल अजम्पशंस हम डाल देते हैं कि नहीं, सब तुम्हारे जो दो स्तन हैं उनको ढक के रखो आप। अब देखिए राखी का जो कॉन्सेप्ट आ रखा है उसमें कि भाई राखी को ऐसे कपड़े पहन करके भाई के सामने राखी नहीं बांधनी है, कॉन्सेप्ट है ये। अब कितना सही है कितना गलत है, ये डिबेट चल रही है। और जो जितना डेवलप्ड माइंड का होएगा वो ये सोचेगा कि कपड़े जो हैं वो एक आईना नहीं हो सकता। क्योंकि हम ना आपको बताना चाहते हैं कि हम गांवों में हमने औरतों को बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हुए देखा है ट्रेडिशनली। आपको ताज्जुब होगा, मेरी नानी पहना करती थी बैकलेस कांचली, और वो कांचली यहां तक गर्मियों के अंदर यहां तक, और वो झीनी झीनी ओढ़नी ओढ़ती थी, तो मतलब उनका जो रिवीलिंग लगता था। एक लड़की थी अभी औरत गांव की, पता नहीं कौन सी, उसने फिर जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि उसको ट्रोल किया गया था कि कपड़े छोटे हो गए तो शर्म कहां से आए। जबकि उसकी खुद ने उसको उसके रिवीलिंग क्लोथ्स है, तो रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं है एक्चुअल में, क्या है वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। उसको वैसे तो बोलना नहीं चाहिए था। तो आपको, आप किसी दिन राजस्थान में जाइए, कितने इतने इतने छोटे छोटे हरियाणा में और यहाँ तक के घाघरे औरतें पहना करती थी। तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता वो अब औरतों को टोकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फिलिप सिडनी का क्वेश्चन आ गया कि wrote an apology for poetry in immediate response to। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पोइटिक्स लिखी अरिस्टोटल ने, तो वो प्लेटो को जवाब देने के लिए लिखी। लेकिन फिलिप सिडनी ने जो लिखा था वो स्टीफन गॉसन था, उसने कहा था कि जो ड्रामा वगैरह है ना ये स्कूल ऑफ अब्यूज है। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है प्लेटो की रिपब्लिक, क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक और अरिस्टोटल की पोइटिक्स तो बहुत पहले छपी थी। फिलिप सिडनी तो आपको पता है 16th और 16th सेंचुरी का राइटर है। तो ये आंसर तो कोई भी बच्चा दे देगा, मेरी जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। और जेरेमी कॉलियर जो विक्टोरियन एज में, सॉरी रेस्टोरेशन एज में हुए, जिन्होंने ड्रामा की जो इमोरलिटी थी रेस्टोरेशन एज की, उसके ऊपर लिखा था कि इतना इमोरल क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए, एक क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज अ कॉन्सेप्ट प्रपोनेटेड बाय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक बुक लिखी है बच्चों जिसका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में स्टडी की जाती है, इसमें भी नेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये किताब ना तो होमी के भाभा की है क्योंकि उन्होंने नेशन एंड नरेशन, लोकेशन ऑफ कल्चर जैसी किताबें लिखी है। एजाज अहमद ने भी नहीं लिखी है, ठीक है। और पार्थ चैटर्जी का प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप और ये सब चीजें फेमस है। इसका मतलब है, इस बुक का मैंने पूरा टाइटल लिख के आया हूं, देखिए, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। ये इसके 3 एडिशन आ चुके हैं अब तक। ये बुक भी मेरे पास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका माइंड खोलती है। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पढ़िए कि ये आर्ग्यू करते हैं कि नेशन इज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेशन कुछ नहीं है, नेशन बनाते जाओ। नरेशन देखो, जो उसने कहा था भाभा ने, ऐसा ही कुछ ये भी कह रहे हैं कि टेलीविजन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऐसी बातें तार और इनके थ्रू, लेटर के थ्रू बात को फैलाया जाता है या एक्सचेंज होता है, उससे हमें लगता है कि हम एक हैं। लेकिन एक्चुअल में नेशन कभी भी एक नहीं रहा है। नेशन नाम का कॉन्सेप्ट एक इमेजिन्ड कॉन्सेप्ट है, हम मन में सोच के चलते हैं, ठीक है। ये कोई लेटेस्ट बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीज अब बनाई गई है और वो चेंज हो सकती हैं किसी भी दिन अटैक के बाद। बिकॉज मोस्ट मेंबर्स विल नेवर मीट वन अनदर,
yet they imagine themselves as belonging to the same community। हालांकि उनकी लैंग्वेज अलग, कलर अलग, त्योहार अलग कई बार, ठीक है। तो अब ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि मैंने जो भी बोला है कि ये नेशन का कॉन्सेप्ट है कैसे स्प्रेड होता है। प्रिंट कैपिटलिज्म जब से आया है, अखबारों की वजह से, वर्नाकुलर लैंग्वेज की वजह से, यानी लोकल लैंग्वेज की वजह से, शेयर्ड नैरेटिव्स यानी हमारी माइथोलॉजी की, हम भी पार्वती मानते हैं, वो भी पार्वती मानते हैं साउथ इंडियंस। तो हमने मान लिया कि साहब ये कॉन्सेप्ट है वो टाइम और कम्युनिटी से लिंक्ड है, तो हम एक देश के निवासी हैं। बाकी के जो 3 राइटर्स हैं उन्होंने अलग किताबें लिखी, हम ऑलरेडी बता चुके, होमी के भाभा ने हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस और थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है। इनको समझाने का भी टाइम नहीं, किसी और वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एजाज अहमद है, देखिए बहुत फेमस है, इन थ्योरी, बहुत फेमस किताब है, हाँ मेरे ख्याल से कई हजारों में आती है ये किताब। क्लासेस, नेशंस, लिटरेचर्स, मार्क्सिस्ट क्रिटिक है ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के, और इन्होंने क्लास को, नेशन को और लिटरेचर को अपने बुक में ट्रीट किया है। lineages of the present ideological and political genealogies of the contemporary South Asia, इसमें भी उन्होंने पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म को स्टडी किया है, ठीक है। तो याद रखना ये पोस्ट कॉलोनियल के साथ साथ में मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी है। और पार्थ चटर्जी का नेशनलिस्ट थॉट एंड द, वो दीपेश चक्रवर्ती थे, ये पार्थ चटर्जी, आई एम सॉरी मैं थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया। नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड एग्जामिन्स हाउ कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल्स डेवलप्ड नेशनलिस्ट थॉट, मतलब चारों ने ही नेशनलिज्म पे लिखा है और नेगोशिएट किया है वेस्टर्न मॉडर्निटी को, कि वेस्टर्न मॉडर्निटी को हमारे तक पहुंचाने में इनका एक चालाकी है इन लोगों की, ऐसा इन्होंने कहने की कोशिश की है। और फिर आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बने रहे वीडियो में, बहुत अच्छा लगा, फटाफट से कमेंट लिख दो, कुछ लाइक जरूर किया करो। मैं देखता हूं कि 50 लोगों ने देखा लेकिन 50 लाइक नहीं मिले मुझे, यानी कि आप सोचते होंगे कि ये बुद्धू पढ़ा रहे हैं ना। आई एम वेल क्वालिफाइड पर्सन, आप मुझे एक लाइक तो दे ही सकते हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल कौन है साहब, एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। देखिए जो जूडिथ बटलर है, इनकी किताब है बच्चों, ये बहुत फेमस है, ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इन्होंने फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट किया है इसमें, और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया इसमें जिसको बोलते हैं जेंडर इज परफॉर्मेटिव। आप किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, कमरे में वो कैसे सेक्स कर रहा है वो उसकी परफॉर्मेंस शो करती है कि उसका जेंडर क्या है। तो अब आप कहोगे ये क्या बात कर दी सर आपने, बिल्कुल इस किताब को पढ़िए, इसमें बता रही है ये कि आपको अच्छा खासा मर्द नजर आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि ये लड़का गे है और इसमें ये वुमन की का रोल करता है, लेकिन उसके बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा ही नहीं। और एक आदमी आपको लग रहा है कि काफी फेमिनिन है, लेकिन सेक्स में वो जो रोल है वो मेल का अदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम परफॉर्मेंस से जेंडर को डिसाइड करें, ना कि कपड़ों से या उसके हाव भाव से, ठीक है। ये क्वेयर थ्योरी का बेस है, देख लीजिए। कहते हैं रिप्रोड्यूस थ्रू रिपीटेड सोशल एक्ट्स, बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स। हम लोग क्या करते हैं, एक जेंडर को फिक्स कर देते हैं, जैसा जैसा परफॉर्मेंस देखते हैं वैसा, लेकिन वो नहीं है। जेंडर परफॉर्म कमरे में कैसे हुआ वो डिसाइड करेगा। अब इसमें एलन शोवाल्टर है, हम बता चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ी राइटर है जिसने गाइनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है कि औरतों की खुद की एक लैंग्वेज आपको ढूंढनी पड़ेगी, लिटरेचर ऑफ देयर ओन और द फीमेल मैलिडी, ये 2 एसेज बहुत फेमस है। हेलेन सिक्सू का लाफ ऑफ मेडुसा बहुत फेमस है, ठीक है, और द न्यूली बॉर्न वुमन, ठीक है, ये फेमस है जिन्होंने, इसने एक्रीचर फेमिनिन का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपनी बॉडी और अपनी लैंग्वेज से लिखो। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं कि एक्रीचर फेमिनिन क्या होता है। अब देखिए एक औरत है और उसकी लैंग्वेज अलग है, जैसे औरत फ्लूइड होती है बोलने में, कि बात करते करते वो कुछ और बात करने लग जाएगी, तो कह रही है कि इसको डरो मत, हमेशा याद रखो मेल राइटिंग को रिजिड माना गया है। मेल राइटिंग को क्या माना गया, रिजिड, मतलब कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न को छोड़ते नहीं है। और जो वुमन है उसकी राइटिंग फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा ये सीखने को मिल रहा है हमको, वो बीच में कुछ भी ला सकती है। अब इसको आप नेगेटिवली मत लो, वो बोल रही है कि ऐसा है तो अपने आप को लिखो जैसा तुम फील करती हो, जैसी तुम्हारी बॉडी है। तुम्हारी बॉडी भी तो फिक्स नहीं है, उसमें कर्व्स हैं, तो तुम्हारी राइटिंग में भी कर्व्स होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया हुआ था, मिशेल बैरेट कौन है ये, विमेन्स ऑपरेशन टुडे द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एनकाउंटर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। एग्जामिन्स विमेन्स ऑपरेशन थ्रू मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट थियरी। मार्क्सिज्म क्या बोलता है कि पावरफुल के हाथ में हर चीज रहती है और वो जो पावरलेस होते हैं प्रोलेटरिएट, उनको वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो वुमेन के पास पावर कम है,
तो मेल ने क्या किया है, फैमिली के अंदर आइडियोलॉजी में और सोशल प्रोडक्शन में औरत को कंट्रोल कर रखा है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप लोग मुझे कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।